मोहब्बत या नफरत भाग 10। योग और कुसुम सुहानी की तरफ देख रहे थे। सुहानी की सांसें काफी ज्यादा तेज हो गई थी और वो काफी घबराई हुई थी। कुसुम ने उसे पकड़कर सोफे पर बिठाया और उसे पानी पिलाते हुए कहा, सुहानी, क्या तुमने अभी जो बात कही वो सच है? तुम सच में प्रेग्नेंट हो? सुहानी ने कुसुम की ये बात सुनी और उसे कुसुम को अपने गले लगाते हुए कहा, हाँ भाभी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि आर्यन का उसके घर वालों को ये बात पता चले, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया है उसे देखकर मुझे ऐसा लगता था कि कहीं वो लोग मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही ना करें। इसीलिए मैंने ये बात सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखी है और मैं आप लोगों को ये बात बताने वाली थी, लेकिन बताने का मौका ही नहीं मिल पाया। प्लीज भाभी, मुझे माफ कर देना। कुसुम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नहीं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम इस बच्चे का इंतजार कब से कर रहे थे, लेकिन भगवान ने हमें अभी तक ये खुशी नहीं दी थी। लेकिन चलो, कम से कम तुम्हारे होने से हमें ये खुशखबरी सुनने को तो मिली। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये बच्चा सिर्फ अकेले तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हम इसे अपने बच्चों की तरह पालेंगे। तुम्हें इस बच्चे को लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना युग? इतना बोलकर कुसुम ने युग की तरफ देखा। युग की आंखों में आंसू थे। उसने आगे बढ़कर सुहानी के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा भाई जब तक जिंदा है तुम्हें किसी भी चीज को लेकर इतना सोचने की जरूरत नहीं, और ना ही तुम्हें उसके और उसके घर वालों से डरने की जरूरत है। उन लोगों ने साफ साफ कहा था ना कि तुम उनकी घर की बहू नहीं हो। तुम्हारा आर्यन से कोई शादी नहीं हुई है तो ठीक है, जब तुम्हारी शादी ही नहीं हुई तो फिर इस बच्चे का उनका कोई हक नहीं होगा। ये बच्चा हमारा है और हम तीनों इस बच्चे को पालेंगे। सुहानी अपने भाई की ये बात सुनकर खुश हो गई और उसका दिल जो तेजी से धड़क रहा था वो भी शांत हो गया। सुहानी कुसुम का हाथ पकड़े हुए थी और तभी कुसुम ने उसे वापस अपने गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ आर्यन जब वापस घर लौटा तो उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आर्यन, मानवी कहाँ है? तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? आर्यन सोफे पर बैठ गया और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, नहीं माँ, वो अब आने को तैयार ही नहीं है। वो अभी इतने गुस्से में थी कि उसने मेरी ठीक से बात भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसके साथ हैं। उन्हें भी ऐसी ही लगता है कि हमने उसे धोखा दिया। मुझे नहीं लगता अब मानवी यहाँ वापस आएगी। आर्यन की ये बात सुनकर मनोरमा थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन उसने तुनक कर कहा, ऐसे कैसे नहीं आएगी? वह तो हमारे ठाकुर खानदान का वारिस है और उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि वो यहाँ नहीं आएगी? मैं उसे लेकर आऊंगी। मैं उसके माँ बाप को से बात करूंगी। मुझे पता है उन्हें कैसे मनाना है। मनोरमा की बात सुनकर आर्यन ने कहा, नहीं माँ, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता आपकी वहाँ कोई बेइज्जती हो। मैं खुद सोच रहा हूँ कि कैसे मानवी को वापस घर लाऊं। वैसे मैं सुहानी से भी मिलने गया था और सच में मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। जैसे ही मनोरमा ने ये बात सुनी वो गुस्से से भड़क कर बोली, किसने कहा था तुमसे सुहानी से मिलने के लिए? वो इस घर की बहू नहीं है और उसके बच्चे से भी तुम्हारा या हमारे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अब तो वहां दोबारा नहीं जाएगा। आर्यन, तुझे सिर्फ मानवी पर ध्यान देना है और कैसे भी करके उसे वापस घर लेकर आओ। मैं कुछ नहीं जानती। आर्यन अपनी माँ को समझाते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं कोशिश करूँगा। मैं कल परसों फिर से मानवी के घर
जाकर देखूंगा। आर्यन इतना बोलकर सीधे अपने कमरे में आकर बैठ गया। वो बार बार यही सोच रहा था कि सब कुछ अभी तक उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहा था। उसने जो चाहा वो हुआ। सुहानी के बाप ने जो किया उसका बदला उसने ले लिया और उसके बाद अपनी माँ की मर्जी से शादी भी कर ली। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखा जाए तो सुहानी और मानवी दोनों प्रेग्नेंट हैं। दोनों उसके बच्चे की माँ बनने वाली हैं, लेकिन इस वक्त उसमें से कोई भी उसके साथ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आर्यन के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी और तभी उसने कहा, सुहानी को तो मैंने छोड़ दिया। मैं उसे छोड़ सकता हूँ क्योंकि वो सिर्फ मेरी नफरत के काबिल थी। उसके बाप ने मेरे बड़े भाई को जान से मार दिया था, इसीलिए कभी उसे अपने घर में जगह नहीं दे सकता। लेकिन मानवी, वो तो मेरी पत्नी थी। मैं तो उसे पत्नी बनाकर लाया था। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती? आर्यन ये सारी बातें सोचकर परेशान हो रहा था। अगले दिन आर्यन दोपहर का खाना खा रहा था कि तभी उसके घर के बाहर किसी ने आर्यन का नाम पुकारा। आर्यन बाहर निकला, उसने देखा कि वहाँ एक पोस्टमैन खड़ा था और उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। उसने वह पेपर्स आर्यन को दिए और चुपचाप वहाँ से चला गया। आर्यन जैसे ही पेपर्स अंदर लेकर आया, उसकी माँ ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ आर्यन? हाँ, कौन था और ये कागज कैसे हैं? आर्यन ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं माँ, किसने भेजे ये पेपर्स? मनोरमा वही आर्यन के बगल में बैठते हुए बोली, तो खोलो और देखो क्या है इन पेपर्स में। आर्यन ने पेपर्स खोले और जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वह हैरान होते हुए बोला, तलाक के पेपर्स? मानवी और उसके घर वालों ने ये तलाक के पेपर्स भेजे हैं? मनोरमा ये बात सुनते ही कहा, बिल्कुल नहीं, तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं करोगे। ऐसे किसी को तलाक के पेपर्स नहीं भेजे जा सकता। शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ी है। दे मुझे पेपर्स। इतना बोलकर मनोरमा ने उन पेपर्स को फाड़ दिया और तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाकर मानवी को फोन करने लगी। लेकिन मानवी ने जैसे ही अपनी स्क्रीन पर मनोरमा का नंबर देखा, उसने तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मानवी इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ कुसुम और युग सुहानी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे और सुहानी अपने भाई और भाभी के साथ खुश थी। वो अपने बच्चे के ग्रोथ को अपने पेट में महसूस कर रही थी। युग और कुसुम दोनों सुहानी को लेकर डॉक्टर के पास गए। उन्होंने सुहानी को अच्छे से चेकअप किया और अब तक सुहानी की हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी और उसका बच्चा बिल्कुल हेल्दी था। धीरे धीरे एक महीना बीत गया और सुहानी अब बिल्कुल हेल्दी हो गई थी। और दूसरी तरफ मानवी के पापा ने फिर से आर्यन को तलाक के पेपर्स भेजे। इस बार तलाक के पेपर्स के साथ साथ उन्होंने एक चिट्ठी भी भेजी थी। उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर आर्यन इस तलाक के पेपर पर साइन करके उसे वापस नहीं भेजता तो आर्यन को धोखाधड़ी और झूठ बोलकर मानवी के साथ दूसरी शादी करने की साजिश रचने के केस करेंगे। चिट्ठी में लिखा था कि ये सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि अगर आर्यन तलाक के पेपर पर साइन नहीं करता तो वह पूरी तरह से लीगल एक्शन लेंगे। आर्यन ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो मनोरमा घबराते हुए बोली, भगवान, ये लोग तो हद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी हूँ। अगर मेरे दूसरे बेटे की भी जान पर बात आएगी तो नहीं, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। आर्यन, इस पर साइन कर दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। बेटा, तो इस तलाक पेपर पर साइन कर दे। ये सुनकर आर्यन थोड़ा सोच में पड़ गया। उसकी माँ ने कहा, क्या सोच रहे हो आर्यन? मैं तुमसे बोल रही हूँ ना कि साइन करो, हमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। इतना बोलकर मनोरमा ने जबरदस्ती आर्यन का साइन तलाक पेपर पर करवाया और उसे वापस मानवी के घर भेज दिया।
जैसे ही मानवी के घर वालों को पता चला आर्यन ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए हैं, मानवी को ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसे अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, इस दूसरी शादी से तो मुझे छुटकारा मिल गया, लेकिन ये बच्चा, इस बारे में मैंने मम्मी पापा को नहीं बताया। जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो क्या होगा। मानवी का दिल घबराने लगा और उठकर सीधे बाथरूम की तरफ जा ही रही थी। जैसे ही बाथरूम में पहुंची उसका पैर फिसल गया और वो वहीं जमीन पर गिर गई। काफी देर बाद जब मानवी अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो मानवी की माँ उसे देखने गई। उसने देखा कि मानवी बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी है और उसके आसपास खून बह रहा है। मानवी पूरी तरह से बेहोश थी। उसे देखकर मानवी की माँ जोर जोर से रोने लगी और उसने तुरंत मानवी को अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ पता चला कि मानवी ने अपना बच्चा खो दिया है। ये बात जानकर वो लोग बिल्कुल सदमे में आ गए और मानवी कई दिनों तक इस बात को लेकर उदास रही। वहीं आर्यन को इधर उधर से उड़ती हुई खबर पता चली कि आर्यन का गर्भपात हो गया है और उसका बच्चा अब नहीं रहा। ये बात सुनकर आर्यन परेशान हो गया और बोला, मतलब मानवी ने अब मेरा कोई रिश्ता नहीं बचा है। मानवी का पेट में अब मेरे कोई निशानी नहीं है। वो थोड़ा उदास हुआ लेकिन फिर सुहानी को याद करते हुए बोला, मतलब अब सिर्फ सुहानी ही है जो ठाकुर परिवार को वारिस दे सकती है। मुझे सुहानी से मिलना होगा और उसे बात करनी होगी। कैसे भी उसे वापस लाना होगा, नहीं तो मेरी जिंदगी में कोई नहीं बचेगा। धीरे धीरे मानवी पहले जैसे ठीक हो गई क्योंकि उसके माँ बाप का पूरा सपोर्ट था और उसने वापस से अपनी नई जिंदगी शुरू की। धीरे धीरे समय बीत गया और आर्यन सुहानी से मिलना चाहता था। वो कई बार युग के घर के पास गया लेकिन सुहानी से नहीं मिल पाया क्योंकि सुहानी जैसे ही उसे वहां आते हुए देखती वो तुरंत घर के अंदर चली जाती थी। एक दिन सुहानी सुबह सुबह गार्डन में बैठी हुई थी और तभी आर्यन वहीं पर आया। सुहानी के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, सुहानी प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुहानी ने जैसे ही आर्यन को देखा वो गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से आर्यन ठाकुर, वरना मैं अभी भाई को बुलाऊंगी। आर्यन सुहानी के करीब आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, वापस घर चलो, मुझे मेरा होने वाला बच्चा चाहिए और ये बच्चा मेरा है। इस बात को मत भूलो, चलो सुहानी मेरे साथ। सुहानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन सा बच्चा, किसका बच्चा? इतने महीनों से ये बच्चा सिर्फ मेरी जिम्मेदारी रहा है और ये मेरा ही बच्चा रहेगा। खबरदार अगर ठाकुर परिवार के किसी भी इंसान ने मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा, और जितना कुछ भी मैंने उस घर में सहन किया है, क्या मैं वो सब फिर से सहने के लिए वहां पर जाऊं? मैं वहां अपने भाई और भाभी के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है और खासकर तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। आर्यन सुहानी की तरफ देखते हुए बोला, सुहानी प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तो तुम्हें एक पत्नी का दर्जा देने के लिए तैयार हूँ। तुम कहोगी तो मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा, वो भी सबकी आंखों के सामने। बस मेरे साथ चलो। सुहानी ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों, तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई है क्या? इसीलिए तुम इस तरह मेरे पास वापस आए हो? और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ये सारी बात बोलोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? चले जाओ यहाँ से। आर्यन ने सुहानी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। आर्यन सुहानी का हाथ पकड़े हुए था कि तभी सुहानी की तेज आवाज में चिल्लाया, छोड़ो मेरा हाथ। सुहानी को इस तरह चिल्लाता देखकर युग और कुसुम भागते हुए बाहर आए। जैसे ही युग ने सुहानी का हाथ आर्यन के हाथ में देखा, वो भागते हुए सुहानी के पास आया। उसने सुहानी का हाथ आर्यन के हाथों से छुड़ाया और आर्यन को
धक्का देते हुए जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे आर्यन के मुंह से खून निकलने लगा। आर्यन ने युग को धमकी देते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से। अगर दोबारा मेरी बहन के आसपास भी आए तो सीधा छेड़छाड़ के केस में तुम्हें अंदर करवा दूंगा। और ये मत सोचना कि ठाकुर खानदान होने की वजह से पुलिस तुम पर एक्शन नहीं लेगी। मेरा दोस्त कमिश्नर है। युग ने आर्यन को घूरते हुए देखा और उसे धक्का मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया और सुहानी और कुसुम के साथ वापस अपने घर के अंदर चला गया। युग की तरफ देखते हुए आर्यन बोला, एक बार मुझे सुहानी से बात करने दो, मैं उसे वापस ले जाना चाहता हूँ और मैं फिर आऊँगा यहाँ पर सुहानी से मिलने। युग ने जब आर्यन को इस तरह सुहानी से मिलने के लिए बेताब होते हुए देखा तो उसने अपने घर के बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए ताकि आर्यन सुहानी से ना मिल पाए। और सुहानी भी आर्यन से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर उस घर के किसी भी इंसान की परछाई भी पड़े, और खासकर आर्यन की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा उसके जैसा सेल्फिश बने जिसे अपने आगे कभी कोई नजर नहीं आया। सुहानी खुद भी आर्यन से दूर रहना चाहती थी। धीरे धीरे काफी वक्त बीत गया और सुहानी का डिलीवरी का समय आ गया। कुसुम और युग तुरंत सुहानी को लेकर पास वाले शहर के एक अच्छे अस्पताल पहुंचे। वहां सुहानी कि पहुंचने की खबर आर्यन और मनोरमा को भी पता चली और वो दोनों काफी सोच में पड़ गए। तभी मनोरमा ने कहा, क्या सोच रहे हो आर्यन? उस लड़की को, उसके बारे में आप इतना नहीं सोचना चाहिए, भूल जाओ उसे। और तुम्हें याद नहीं क्या उस लड़की के बाप ने मेरे बड़े बेटे की किस तरह से जान ली थी? तुम अपने भाई की मौत भूल गए हो, लेकिन मैं अपने बेटे की मौत नहीं भूली। आर्यन अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन माँ, उसके बदले में सुहानी का बाप को भी तो मौत मिली ना। मुझे लगता है हमें अब ये बात भूल जाना चाहिए और हमें सुहानी से जाकर माफी मांगनी चाहिए। वो आखिरकार मेरे बच्चे की माँ बनी है। मैं उसे मिलने अस्पताल जा रहा हूँ। मनोरमा रोते हुए बोली, नहीं रुको, वहाँ नहीं जाओगे। लेकिन आर्यन ने उनकी बात नहीं सुनी और वो सीधे अस्पताल की तरफ निकल गया। आज तक सुहानी ने एक स्वस्थ और प्यारे से बेटे को जन्म दे चुकी थी। अपने बच्चे को देखकर सुहानी बहुत खुश थी और युग और कुसुम भी बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गए थे। आर्यन जैसे ही अस्पताल पहुंचा, उसने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने उसे बताया कि सुहानी एक बच्चे को जन्म दिया है और वो लड़का है। ये सुनकर मनोरमा आर्यन को घूरने लगी। तभी आर्यन अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ देखिए, आपको आपका वारिस चाहिए था ना, और मिल गया आपको ठाकुर खानदान का वारिस। चलिए हम चलकर सुहानी से अपने किए की माफी मांग लेते हैं और उसे वापस घर ले चलते हैं। मनोरमा का मन अभी भी नहीं था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि सुहानी को लड़का हुआ है तो वो खानदान की वारिस के बारे में सोचकर थोड़ी न डगमगा गई। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधे सुहानी के वार्ड की तरफ पहुंचे। जैसे ही उसने वार्ड का दरवाजा खोला, उसने देखा कि सुहानी अपने बच्चे के साथ थी और वो उसे अपनी गोदी में लेकर बैठी हुई थी। आर्यन ने जैसे ही सुहानी की गोद में अपने बेटे को देखा, वो आगे बढ़ते हुए बोला, सुहानी। युग और कुसुम ने जैसे ही आर्यन को आते हुए देखा, वो दोनों तुरंत सुहानी के सामने आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? निकल जाओ यहाँ से। आर्यन युग की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो। मैं सुहानी से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं उसके साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो। युग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा बच्चा नहीं। और खबरदार, अगर तुमने दोबारा सुहानी को उसके बच्चे के करीब आने की कोशिश की। युग की बातें सुनकर मनोरमा बोली, क्या तुम सारी जिंदगी अपनी बहन का बोझ उठा पाओगे? और वैसे भी सुहानी को कभी न कभी
तो वापस आना ही होगा। लोग उसे जब इस बच्चे के पिता के बारे में पूछेंगे तो क्या बताओगे तुम उसे? युग ने मनोरमा को घूरते हुए कहा, तुम लोगों ने कभी मेरी बहन की फिक्र नहीं की, तो अब तुम्हें उसके और उसके बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग हैं यहाँ पर उसकी फिक्र करने के लिए। उसे किसका नाम मिलेगा, ये बात मेरी बहन भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। और रही बात तुम लोगों की, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जीते जी तुम लोग कभी उस बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाओगे। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। आर्यन ये बात सुनते ही सुहानी की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, सुहानी क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती प्लीज? सुहानी ने ना कहकर कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अगर अपनी गलती का पछतावा हुआ है तो वो भी मुझे मालूम है। इसमें सिर्फ तुम्हारा ही स्वार्थ है। तुम अब सिर्फ मुझसे माफी मांगने नहीं आए हो, इस बच्चे की वजह से आए हो। और ये मेरा बच्चा है, मैं इसे अकेले पाल लूंगी। मुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं है। दुनिया वाले क्या कहते हैं क्या नहीं, मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। बस मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा। तुम लोगों की गंदी परछाई मेरे बच्चे पर नहीं पड़ेगी। इतना बोलकर उसने आर्यन को घूरते हुए देखा। उसके मन में अब आर्यन के लिए कुछ भी नहीं था, कोई हमदर्दी भी नहीं। वो इस वक्त सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चे को सारी बुरी चीजों के और बुरी नजरों से बचाना चाहती थी। उसे एक अच्छी परवरिश देना चाहती थी। आर्यन के हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं, मैं इस बच्चे की वजह से नहीं, मैं सच में अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुमसे इतनी नफरत की और बदले की आग और नफरत में अंधा हो गया था, जिसमें मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जिसके साथ कोई माफी भी नहीं है। वो बोल ही रहा था कि तभी सुहानी बोली, हाँ, मुझसे नफरत की थी तुमने, और मैंने उस वक्त भी तुम्हें प्यार देने की कोशिश की थी, लेकिन तुम सच बताओ तो तुम ना तब मेरे प्यार के काबिल थे और ना ही अब मेरी नफरत के काबिल हो। तुम्हारे जैसा इंसान मैं तो अपनी नफरत भी तुम पर जाया नहीं करना चाहूंगी। और रही बात इस बच्चे की, तो तुम्हें इस बच्चे का चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी अकेले रहोगे तुम। मैंने बद्दुआ दी थी, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, ना तुम ना ही तुम्हारा खानदान। और देखो, आज ये बात सच हो गई है। सुहानी को भी पता चल गया था कि आर्यन की दूसरी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और उन दोनों का भी तलाक हो चुका है। इसीलिए उसने ये सारी जिंदगी अकेले रहोगे तुम, मैंने बद्दुआ दी थी, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, ना तुम ना ही तुम्हारा खानदान। और देखो, आज ये बात सच हो गई है। सुहानी को भी पता चल गया था कि आर्यन दूसरी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और उन दोनों का भी तलाक हो चुका है। इसीलिए उसने ये सारी बातें कही, जिसका मतलब आर्यन और मनोरमा दोनों को साफ समझ आ रहा था। सुहानी इतना बोलकर चुप हुई और उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और युग की तरफ देखते हुए बोला, भाई, इन लोगों को यहाँ से जाने को बोल दो। सुहानी इतना बोलते ही युग ने आर्यन और मनोरमा का हाथ पकड़कर उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। थोड़े ही दिनों में सुहानी अस्पताल से वापस घर आकर अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी जीने लगी और बच्चे को बाप का नाम देने के लिए युग और कुसुम ने सुहानी के बच्चे को लीगली गोद ले लिया था। और सुहानी भी इसमें खुश थी। सुहानी की वजह से उसके भाई भाभी को भी औलाद का सुख मिल पाया था और सुहानी भी अपने बच्चे और भाई भाभी के साथ रहकर मिलकर उसकी परवरिश कर रही थी, जिससे बच्चे को एक साथ दो माँओं का प्यार मिल रहा था। और वहीं दूसरी तरफ आर्यन बिल्कुल अकेला हो गया था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ना सुहानी की नफरत, ना ही सुहानी का प्यार, और ना ही उसकी दूसरी पत्नी मानवी का साथ वाला रिश्ता। नफरत और बदले की आग में अंधे होकर आर्यन और उसके घर वालों ने अब सब कुछ खो दिया था।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके ज़रूर